हेलो एवरीवन, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट सिद्धि, को-फाउंडर ऑफ न्यूट्रीबट फूड्स। आज हम और एक पॉडकास्ट लेकर आए हैं आपके लिए। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट ओबेसिटी। हम जब प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, व्हाई हेल्दी लाइफस्टाइल इज नेसेसरी। तो आज वो टॉपिक पे हमारे साथ है डॉक्टर मुकेश पराशर। Yes, Dr. Mukesh Parashar. He is from Surat and he is MBBS family physician for weight loss and lifestyle expert. तो आज हम उनका वेलकम करेंगे और उनकी जर्नी उन्हीं के पास से सुनना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने मोर देन 1000 कस्टमर्स पेशेंट को वेट लॉस की जर्नी में सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिए हैं एंड मोर देन 2500 उन्होंने ओबेसिटी के लिए इंसिस्ट किया है दैट हाउ they should prevent obesity. So let's welcome him today. Welcome Dr. Mukesh ji. Thank you so much, Riddhi ji. सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू रिद्धि जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड स्टार्टिंग एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अपॉन वेट लॉस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। सॉरी, आज पावर का कुछ इश्यू आया है। आई एम ऑडिबल टू यू, रिद्धि जी? Yes, you आज are एक्चुअली audible. एनीवेज, तो जहाँ तक कि लाइफस्टाइल की बात है, आई एंटर्ड इन द गुजरात फ्रॉम राजस्थान इन 2000। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत ही एक कल्चरल स्टेट लगा, बहुत ही अ, माइग्रेंट फ्रेंडली सिटी लगा। पर साथ के साथ में एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की, जो यहाँ के लोगों ने ही मुझे सिखाई कि सर, सूरत नो जमण ने काशी नो मरण बराबर छे। तो पहले उसकी मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया, बट बाय द टाइम आई केम टू नो कि यहाँ पे लोग खाने-पीने के बहुत शौकीन हैं। एंड बाय द टाइम जो हमने सोसाइटी में देखा, ऑब्जर्व किया कि एक-एक फूड की इतनी-इतनी वैरायटी यहाँ बनती है, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में कहीं नहीं बनती होगी। आई एम डैम श्योर। तो जब ये सारी बातें यहाँ चल रही थी, तब मुझे ऐसा लगा कि धीरे-धीरे जब हमने ये देखा कि लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड उनके कॉम्प्लिकेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एसिडिटी, माइग्रेन, हेडेक, एंकल पेन, नी पेन, सब इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी। तब मुझे लगा कि अब इसमें कुछ करना चाहिए। जब हम लोग बहुत बिगिनर थे आज के 20 इयर्स बैक, तब इनिशियली जो सब करते थे वो हमने किया, जैसे कि ये जो मसल स्टिमुलेटर करके जो मशीन होती है उसका भी यूज़ किया, वैक्यूम पंप का भी यूज़ किया, कुछ मेडिसिन्स का भी यूज़ किया। पर करते-करते विथिन 2 इयर्स, 3 इयर्स ये चीज़ क्लियर हो गई थी, देयर इज़ नो रोल ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन वेट मैनेजमेंट। जो 80 टू 90% रोल है, वो लाइफ़स्टाइल का है और लाइफ़स्टाइल में डाइट ऑटोमैटिक इंक्लूड हो जाती है। जब हम डाइट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें लाइफ़स्टाइल नहीं आती है, पर जब हम लाइफ़स्टाइल वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें डाइट ऑटोमैटिक इन्वॉल्व्ड हो जाती है। इसको मैं एक छोटे वर्ड से समझाना चाहूँगा कि सपोज़ एक एक्सपर्ट ने, एक अच्छी डायटीशियन ने अपने क्लाइंट को एक डाइट चार्ट लिख के दिया कि भई आपको 1400 कैलोरी का ये प्लान मैं देती हूँ, आप इसे फ़ॉलो करिए। पर सामने वाला इतना सेडेंटरी है, वो उठ के 2 कदम चलना भी पसंद नहीं करता, तो 1400 तो छोड़िए, 800 कैलोरी का डाइट प्लान भी फ़ेल हो जाता है। तो लाइफ़स्टाइल में हम लोग ईच एंड एवरीथिंग पे कमेंट करते हैं, उनका खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, चलना, हर चीज़ पे हम लोग क कमेंट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और तब जाके ये जर्नी आज के 25 इयर्स बैक स्टार्ट हुई और अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट डेवलप हो गए हैं। एंड विथ योर गुड विशेज़, 7th ऑफ अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे संडे को हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे एक सॉन्ग भी रिलीज़ कर रहे हैं, जो आपके अहमदाबाद तक ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि वो बिल्कुल कॉपीराइट एक्ट सॉन्ग है और हमने ही कंपोज़ किया है, लिखा है। और साथ के साथ में 100 हैबिट दैट कीप्स यू हेल्दी, उसपे एक बुक है जिसका नाम है हेड टू टो, वो भी, उसका भी लॉन्च उसी दिन है। तो इट्स अ बिग डे फॉर मी पर्सनली। तो आई एक्सपेक्ट गुड विशेस फ्रॉम यू एंड योर टीम कि आज आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया है, तो मैं चाहूँगा कि आपके गुड विशेस भी हमें मिले। और बस हम लाइफ़स्टाइल से 25 सालों से कैंडिडेट को कवर कर रहे हैं और आई थिंक इट्स अ स्मूथ जर्नी। अच्छा लगता है, लोग अभी भी मिलते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इस सेक्टर में काम करके। Definitely, because everything starts from health only. जी। और आप इंडिया के फर्स्ट हेल्थ एंटरटेनर भी है। जी, So we are glad that you are here with us और हमारे टू बी मॉम्स के साथ या मॉम्स या पोस्टपार्टम जर्नी के लिए आप बहुत ही हेल्पफुल टिप्स आज उनके साथ शेयर करेंगे सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस एज वेल क्योंकि थैंक इट्स यू। अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि जब
न्यू पेरेंट्स जब फैमिली प्लानिंग करने वाले होते हैं, तब सबसे पहले उनकी लाइफस्टाइल से ही स्टार्ट करना होता है. इफ लाइफस्टाइल इज जी, गोइंग टू बी फिट, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्मूथ ओनली. वेरी वेरी राइट, वेरी राइट। जी, हाँ बोलिए रिद्धि जी प्लीज। यस. तो तो सबसे पहले आपके पास से हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाई ओबेसिटी प्लेज अ मेजर रोल ड्यूरिंग दिस टाइम, जब हम प्रेगनेंसी प्लानिंग की बात करें. जी, देखिए जहाँ तक यदि मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सिर्फ ओबेसिटी नहीं, आपको हर डिज़ीज़ में ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भई ओबेसिटी या ओवरवेट किस तरीके से बॉडी का पूरा मैकेनिज़्म डिस्टर्ब कर देता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए रिद्धि जी कि आपके पास में एक 3 बीएचके का फ्लैट है और हमारे पास में एक फार्म हाउस है। अनफॉर्च्यूनेटली फॉर्च्यूनेटली सर्वेंट दोनों को एक-एक ही मिला है। तो ज़ाहिर-सी बात है बिकॉज़ स्क्वायर फीट फ्लैट का कम है तो उसकी मेंटेनेंस अच्छी रहेगी। और फार्म हाउस का जो स्क्वायर फीट है, वो ज़्यादा है तो उसकी मेंटेनेंस वीक रहेगी। हमारी बॉडी में क्या होता है जब हम वेट गेन कर लेते हैं, तो जो हमारा सर्वेंट है, हमारा सर्वर है, वो होता है हमारा ब्लड। उसी का काम होता है पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स लेके जाना, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज़्म में हेल्प करना। उसका वॉल्यूम वेरी नहीं करता। हमारा हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है पर ब्लड नहीं बढ़ता। मेरे ख्याल से आपने कभी भी ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप नहीं देखा होगा कि जिसमें 100 केजी प्लस किसी जेंटलमैन या जेंटल लेडी ने एंट्री की हो और ब्लड डोनेशन कैंप वाले बहुत खुश हो गए हों और वो बोले होंगे, "अरे! आप आ गए तो आप तो 2-3 लीटर तो दे ही दोगे।" ऐसा नहीं होता ना। हमारी बॉडी का वेट कितना भी हो, ब्लड चेंज नहीं होता। बस ये बात अपने को समझनी होती है। यही रीज़न होता है जब बॉडी वेट बढ़ता है तो हमारे हार्मोन्स पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे एंजाइम्स पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे पूरे रिसेप्टर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस वजह से वेट को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है और इसमें एक ही फ़ॉर्मूला है, चाहे वो राजा हो या रंक, गरीब हो या अमीर, फ़ॉर्मूला एक ही रहेगा कि आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट मैनेज करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक इंडियन सिनेरियो की यदि बात करें, तो इंडियन लेडीज़ की हाइट 5 फीट से 5 फीट 4 इंचेस तक वेरी करती है, दिस इज़ मैक्सिमम। और इंडियन जेंट्स की जो हाइट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5'2" टू 5'8". अब यदि सीधी भाषा में बात करें, आज प्रोग्राम लेडीज़ का है, नारी शक्ति का है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि जो लेडीज़ है, उनका बेस्ट वेट है दैट इज़ 59 एट द मैक्स। अपन एवरेज हाइटेड फीमेल की बात कर रहे हैं और ये फ़ॉर्मूला मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि अपने को वेस्ट हिप रेशियो, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी फेस परसेंटेज, कई बार ये कि जो होता है ना वो आप जैसे क्वालिफाइड ट्रेनर्स के लिए तो बहुत आसान होता है समझना और समझाना। पर मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ इंडिया की एक कॉमन ऑडियंस को, वो अपनी भाषा में कैसे समझे? तो उनके लिए हमारा एक ही कहना है कि जो आपका आइडियल वेट है लेडीज़ का दैट इज़ बिलो 60 और 5 किलो का उनको मार्जिन एक्स्ट्रा दे दिया जाता है क्योंकि सब हाउसवाइफ हैं, सेलिब्रिटी नहीं है। हम लोग एक आम ज़िंदगी जीते हैं। हम हमारी बस एक ही कोशिश रहती है कि भई स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो उस हिसाब से 65 इज़ द लास्ट लिमिट फॉर एवरेज हाइटेड इंडियन लेडीज़ एंड उसमें मैक्सिमम रोल लाइफ़स्टाइल का ही है। और यदि आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में उसके कॉम्प्लिकेशन ना आए, तो मेरी तो सजेशन स्टार्टिंग से है कि आप प्रेगनेंसी प्लान बाद में करिए। पहले अपने एक्सपर्ट से मिलिए, अपने डायटीशियन से मिलिए, अपने लाइफ़स्टाइल एक्सपर्ट से मिलिए और उन्हें 6 महीने पहले, 3 महीने पहले मिल के अपने वेट के बारे में डिस्कशन ज़रूर करें ताकि ओवरवेट के बाद होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन हैं, वो आपको फेस ना करने पड़े। यस, 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 डेफिनेटली. तो क्या सच में जो ओवरवेट वीमेन्स होती है, लड़कियां जी। की अगर हम बात करें, तो सच में मतलब फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं उनको? क्या ओवरवेट 100, अफेक्ट? 100, 101% इश्यू आते हैं। हमारे पूरे जो हार्मोन्स हैं पर्टिकुलरली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इन सब का एक सिंक्रोनाइज़ेशन होता है बॉडी के अंदर। ये अलग बात है कि ये सब्जेक्ट एज़ ए लाइफ़स्टाइल एक्सपर्ट मेरा नहीं है, ये गायनिक का सब्जेक्ट है। पर हाँ, मैं ओवरव्यू ज़रूर दूँगा कि ये जो हमारे हार्मोन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, इन सब का एक सामंजस्य होता है, एक सिंक्रोनाइज़ेशन होता है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यदि हमारी प्रेगनेंसी एक फीमेल की यदि बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के रन करे, आगे तक स्मूथली जाए, तो उन्हें अपने टारगेट वेट के अंदर-अंदर ही रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली. और प्रेगनेंसी रहने के चांसेस भी कम होते जाते होंगे, ऐसा
बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ओवरवेट गर्ल्स में तो पीसीओएस इज़ अ वेरी कॉमन कंप्लेंट, क्योंकि देखिए वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक पीसीओएस पे बात कर लेते हैं क्योंकि वो इस सब्जेक्ट का हिस्सा भी है। पीसीओएस में फीमेल में हर महीने 1 ओवा मैच्योर होता है ऑफ़िशियली, ये हर फीमेल जानती है हमारे इंडिया में, अब सभी एजुकेटेड हैं। उसमें 1 से ज़्यादा एग मैच्योर होने की कोशिश करते हैं, पर रप्चर एक भी नहीं होता है। तो अब ऐसे में पीरियड्स की जो लेंथ होती है, कभी आती है 28 डेज़, कभी आती है 34 डेज़, कभी आती है 42 डेज़। तो जो डेट ऑफ ओव्यूलेशन होता है, वो हमारे इंडिया में एक साधारण महिला को कैलकुलेट करने में बहुत तकलीफ होती है। और कई बार कपल्स सालों-सालों ट्राई करते रहते हैं, पर वो एक्सपर्ट से राय लेने में चूक जाते हैं कि भई मेरा ओव्यूलेशन डेट क्या है? और इस मिसकैल्कुलेशन की वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है। और जैसे-जैसे हम इसमें वेट को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए लेडीज़ में हिर्सुटिज़्म भी आता है, एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाते हैं, उनकी वॉइस चेंजेस भी आता है, हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अननेसेसरीली बात वो नहीं है कि आप कॉस्मेटिकली उसे मेंटेन नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, पर एक फीमेल को भी बहुत बुरा लगता है जब ये सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इट इज़ नॉट ओनली एसेंशियल, इट इज़ कंपल्सरी टू मेंटेन योर बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट। यस डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज पास करना चाहूँगी। जी, जो विमेन्स जो न्यू कपल्स प्लान कर रहे हैं, सो जी, नाउ जी। यू डोंट वरी, क्योंकि काफ़ी गर्ल्स ऐसी होती है जो ओबेस होती है पर एक फ़ियर रहता है। कि अगर यस, मैं कोई लाइफ़स्टाइल काउंसलर के पास जाऊँगी या मैं राइट। फिज़िशियन के पास जाऊँगी तो वो मुझे क्या कहेंगे? बट यहाँ पे करेक्ट। एक चीज़ है कि आपको शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ अ लाइफ़। नहीं, नहीं, बिल्कुल हम सही है। सबके बिल्कुल सही है। साथ एक होता है, तो यू डोंट हैव टू वरी, वी आर देयर विथ यू। और आप कभी भी डॉक्टर मुकेश जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप उनको इंस्टा पे भी उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी नाउ, बिकॉज़ हम हर एक पॉडकास्ट में यही हम ध्यान में रखते हैं कि एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स के साथ हम आए, ताकि हर एक न्यू पेरेंट्स के जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम दे पाए। सो रिद्धि जी, आपको भी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपको भी कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने ये जो मिशन स्टार्ट किया है, लोगों को अवेयर करने का। मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स के लिए ज़रूर कहूँगा कि भई रिद्धि जी का ये जो प्रोग्राम है, हमेशा देखें और अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी टिप्स हैं, वो शेयर करें, अपने फैमिली में भी जाके बताएँ। और अब तो इंटरनेट का ज़माना है, अब तो कोई लिमिट ही नहीं रहा। आप यहाँ पे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप न्यूज़ीलैंड में हैं, आप सूरत में हैं, आप अहमदाबाद में हैं, अब तो कोई बैरियर ही नहीं है। तो जिसको जहाँ अच्छा लगे, उस एक्सपर्ट से उस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, हमारे भारत देश में शादी से पहले कुंडलियाँ मिलाई जाती है, पर अब समय आ गया है कि प्रेगनेंसी से पहले, शादी से पहले थोड़ी ब्लड रिपोर्ट की मैचिंग भी करवाने का टाइम अब आ ही गया है। वो ज़रूरी होता है ताकि हम जेनेटिक डिज़ीज़ से भी प्रॉपर्ली फाइट कर सकें, समझ सकें और गाइडेंस ले सकें। सो यहाँ मैं आपसे आपके पास से जानना चाहूंगी कि व्हाट इज द रोल ऑफ ओबेसिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हम प्रेगनेंसी की भी बात करें तो नॉर्मली जी, जो बीएमआई रहता है, तो नॉर्मल लड़की का जो बीएमआई हम कैलकुलेट करते हैं तो ड्यूरिंग जी, प्रेगनेंसी, और खास करके जब ओबेज होती है जी। विमेन, तो वो टाइम पे कैसे बीएमआई चेक करना चाहिए उनको, और ओबेसिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट इट प्लेज अ रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए रिद्धि जी, कायदे से तो यदि किसी प्रेग्नेंट फीमेल का यदि बीएमआई कंसिडर किया जाता है, तो उसके प्री प्रेगनेंसी वेट को ही लेके कंसिडर किया जाता है। हाँ, क्योंकि इस समय बिकॉज़ प्रेगनेंसी में हम एक 11 टू 16 केजी का एक एवरेज वेट गेन मान के चलते हैं, एक प्रेग्नेंट फीमेल में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पर बाकी यदि आप पूछेंगे भई हाउ टू कैलकुलेट, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि प्री प्रेग्नेंट में ही यदि हम कंसिडर करें, तो दैट इज़ बेटर। वो ज़्यादा ईज़ी है, एक्यूरेट है और आज भी प्री प्रेग्नेंसी लेवल पर ही कैलकुलेट किया जाता है। यस। तो जो मॉम्स ओबेज होती है तो उनको ड्यूरिंग जी। प्रेगनेंसी ज्यादा एक्स्ट्रा क्या टेक केयर करना पड़ता है? इज देयर एनी देखिए पर्टिकुलर टेस्ट?
राइट। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यदि हम इसको डिवाइड करें तो इसमें फिज़िकल फैक्टर भी आ जाता है, इसमें इमोशनल फैक्टर भी आ जाता है और मेडिकल फैक्टर भी आ जाता है। जहाँ तक ओबेसिटी की बात है, मेडिकल फैक्टर पे बात करें, तो कुछ न कुछ प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के जो हार्मोन्स एंड टैबलेट्स होती है, वो गायनेकोलॉजिस्ट लोग लिखते ही हैं कि भई उन क्योंकि उन्हें लग जाता है कि भई अब ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में यदि किसी फीमेल का वेट ज़्यादा है और बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है, तो वो समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम करेगा, गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी डेवलप हो सकती है। तो ऐसे में ऐसी लेडीज़ को मेरा एक रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि हमेशा गायनिक जब भी आपको जो इन्वेस्टिगेशन बताए, रिकमेंड करे, सजेस्ट करे, वो आपको फ़ॉलो करने चाहिए। और दूसरा आता है फिर इमोशनल फैक्टर। अब क्या होता है ओबेसिटी इमोशनल फैक्टर का मतलब यहाँ पे इस तरीके से है कि एक फीमेल को उस समय जब सब जने बोल देते हैं तो थोड़ा कभी गिल्ट फ़ील होता है कि यार मैं ऐसी क्यों हूँ? अब वो समय गिल्ट में रहने का नहीं है, अब जो है वो है। हाँ, इसमें फैमिली को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि अब उनके घर में एक नया मेहमान आने की तैयारी में है। तो इस समय अब ये बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ओबेस हो या इससे रिलेटेड ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। कई बार हम देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट 6 मंथ 7 मंथ में हमारे पास आती है कि सर आप वेट लॉस के टिप्स दीजिए। तो हम उन्हें समझाते हैं कि देखिए अभी आप डिलीवरी होने दीजिए, एक सही समय आएगा जब आप बिल्कुल आके बैठिए पर इस समय इस बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ द फिज़िकल फैक्टर, फिज़िकल फैक्टर का मतलब ये है कि जब एक फीमेल बहुत ज़्यादा ओबेस है, अब जो है वो है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा उन्हें चलने-फिरने में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कई बार इन लोगों में फ्लैट फीट डेवलप हो जाता है क्योंकि कंटीन्यूअस एक ही सरफेस पे ये लोग रहते हैं। अच्छा, ओवरवेट होने की वजह से थोड़ा उन्हें गर्ड का इश्यू आ जाता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है, हेडेक, माइग्रेन, बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है। तो उन्हें हम पोस्चर को भी हम थोड़ा उन्हें कंट्रोल करने को बोलते हैं। हम उन्हें गाइड करते हैं कि भाई आप बैक पे मत लेटिए, लेफ्ट करवट की तरफ लेटिए क्योंकि यदि वो बैक पे लेटेंगे, तो जो बेबी की जो ग्रोथ है और यूट्रस का जो साइज़ है, वो वीनस सर्कुलेशन के साथ डिस्टर्ब करता है। और जो वीनस रिटर्न है हमारा ब्लड का, वो सर्कुलेशन जब डिस्टर्ब होता है, तो आपको डिज़ी फ़ील होता है, आपको चक्कर आते हैं, आपको वॉमिटिंग जैसा लगता है, आपको हेडेक होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए फिज़िकल फैक्टर, इमोशनल एंड मेडिकल इन तीनों फैक्टर्स को एक्सपर्ट को अपने क्लाइंट को गाइड करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। इसमें काउंसलिंग बहुत बड़ी चीज़ है। तो देयर आर मैनी ऑफ टाइम्स मतलब आप यकीन मानिए रिद्धि जी, हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर यदि हम सिर्फ काउंसल करते हैं, तो भी पेशेंट सैटिस्फाइड महसूस करता है और उसकी जो प्रॉब्लम होती है, वो छोटे-मोटे सजेशन से भी कवर हो जाती है। ऐसा। करेक्ट, करेक्ट। तो जनरली काफ़ी वुमेन्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है, बट क्या ओबेसिटी की वजह से अ, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, यस, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन प्री-एक्लेम्पिया जिसको हम प्री एक्लेम्प्सिया, एक्लेम्प्सिया बोलते हैं और डायबिटीज़ को हम इसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ वर्ड यूज़ करते हैं। बिल्कुल होती है, 100 ये जब ओवरवेट ज़्यादा होता है तो 100% ये चीज़ें एक प्रेग्नेंट फीमेल में डेवलप होती है। पर यदि फीमेल जो है पर्टिकुलर फीमेल यदि वो डिटरमाइंड है, कॉन्फिडेंट है एंड शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि ठीक है, जो है वो है, पर मैं अब डिलीवरी के बाद में मैं सिंसियरली वेट करूँगी तो यकीन मानिए ये डायबिटीज़ रिवर्सिबल होती है, ये ब्लड प्रेशर भी रिवर्सिबल होता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा घबराने, डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आप सही समय का वेट करिए और अपने एक्सपर्ट के साथ अटैच होने के बाद जैसे-जैसे आप वेट कंट्रोल करेंगे, लाइफ़स्टाइल कंट्रोल करेंगे, अपना डाइट मॉडिफ़ाई करेंगे, ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमैटिक धीरे-धीरे कंट्रोल होगी। हाँ, रातों-रात नहीं होगी ये बात पक्की है, पर हाँ, ये धीरे-धीरे ये सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाती है फाइनली। यस। तो मुझे ये भी आपके पास से जानना था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी जी। सारे मतलब वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, काफ़ी इन्फेक्शंस ऐसे यस, होते हैं यस, कि गायनेकोलॉजिस्ट सब यस। फिजिशियन के पास ही भेजते हैं। तो वो जी। टाइम पे आप ऐसी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हो, व्हिच टाइप ऑफ मेडिसिन्स दे हैव टू अवॉइड? क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि नाउ हम मेडिसिन की बात करें अगर पैरासिटामोल घर पे है, तो नॉर्मली हमें फीवर आता है तो हमें सबको पता है कि पैरासिटामोल लेनी है। बट ड्यूरिंग सही बात है। प्रेगनेंसी मदर को वो टेंशन हो जाती है कि अगर मैं दवाई लूँगी और जल्दी-जल्दी में जी, जो दवाई काफ़ी बार ऐसा होता है कि घर पे पड़ी होती है तो याद नहीं होता है कि आई हैव टू कंज्यूम दिस और नॉट। तो वो टाइम राइट। पे आप स्पेसिफिक ऐसे कोई मेडिसिन्स है जो आप ना बोलते हो कि स्ट्रिक्टली यू हैव टू अवॉइड दिस कंटेंट, वो मेडिसिन अ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी नहीं लेनी है?
रिद्धि जी देखिए, कायदे की बात तो ये है कि मैक्सिमम मेडिसिन जो एलोपैथी में है, उनके डेटा यही कहते हैं कि वो विदाउट गाइडेंस यूज़ नहीं करनी चाहिए। और जो मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए बहुत लिमिटेड है, जैसे कोल्ड की मेडिसिन हुई, पैरासिटामॉल हुई, थोड़ी एंटी एलर्जिक हुई, एक आध सेफ एंटीबायोटिक हैं। पर ये जो पूरा गाइडेंस होता है, ये एक डॉक्टर को ही पता होता है कि कौन-सी मेडिसिन सेफ है और कौन-सी मेडिसिन सेफ नहीं है। पर यदि आप ग्रॉसली बात करेंगे तो मैक्सिमम मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, मैक्सिमम जी, मेडिसिन एलोपैथी उसकी लिस्ट सारी बहुत बड़ी लिस्ट है। और अब आप बात करेंगे कि ऐसे में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम बीमार ना हो? तो ये भी क्योंकि आपने ये क्वेश्चन एक लाइफ़स्टाइल एक्सपर्ट से पूछा है, तो देखिए मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊँगा। इन्फेक्शन बॉडी में एक एंटर करता है ओरल कैविटी से, यानी भोजन के रास्ते से, खाने के रास्ते से, और एक एंटर करता है श्वास के रास्ते से। तो यदि यकीन मानिए यदि कोई पर्टिकुलर फीमेल यदि क्राउडिंग में जाना अवॉइड करती है, ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले एरिया में नहीं जाती है, या कभी घर में शादी फंक्शन है और जाना पड़े, कोई बात नहीं। और यदि वो आके स्टीम इन्हेलेशन करती है और हमेशा गुनगुना पानी पीती है, तो मैं आपके एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ रिद्धि जी, ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है और हमारे हर भारतवासी को ये चीज़ जानना चाहिए कि पुराने ज़माने में जब ज्वर होता था, बुखार होता था, तो वो लोग दवाइयाँ यूज़ नहीं करते थे। पर ये भी सच बात है कि वो लोग खुले में घूमते भी नहीं थे। वो काढ़ा पी के इस टाइप की चीज़ें पी के वो रेस्ट करते थे। पर हमारा आज का जो इंसान है वो कहता है मैं दवाई तो नहीं लूँगा क्योंकि मैंने गूगल कर लिया है, पर मैं रेस्ट भी नहीं करूँगा, मैं तो मार्केट में भी घूमूँगा, खरीदी भी करूँगा, मैं सब कुछ खाऊँगा-पीऊँगा। वो चीज़ गलत है। यदि आप इन्फेक्शन जेनुइनली प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहते हैं, तो देखिए एक इन्फेक्शन बॉडी में एंटर होने के बाद दवाइयाँ अवॉइड करना मेरी नज़र में गलत है। हाँ, हम ऐसा ज़रूर कुछ कर सकते हैं कि इन्फेक्शन आपको ना लगे। तो 2 इन्फेक्शन पे बात कर लेते हैं। जो इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं, जिनमें वायरल फीवर सारे आ जाते हैं। यदि आप जब कभी भी बाहर जाते हैं और घर आने के बाद में आप स्टीम इन्हेलेशन करते हैं, नंबर 1, और कभी-कभी आप गार्गल्स करने की हैबिट में हैं, नंबर 2, और जब आपको ऐसा लगे कि आप एक ऐसी जगह से रिटर्न हुए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो यकीन मानिए गुनगुना पानी पीने की हैबिट करना, फॉलो करना, ये वायरस को ऑटोमैटिक ऑन द स्पॉट वहीं पर ही किल कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर वायरस 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास नेचुरली किल हो जाते हैं। और हम जो पानी गुनगुना पीते हैं, उसका टेम्परेचर 40 टू 50 के बीच में ही होता है। तो ये एक बहुत अच्छा टिप है कि यदि हम थोड़ा-सा गरम नहीं बोलूँगा, समझने में कोई गलती ना करें, यदि हम गुनगुना पानी पीते हैं, तो वायरस वहीं का वहीं थ्रोट में ही किल हो जाता है। अब बात आती है फूड रिलेटेड इन्फेक्शन की, तो जो हमारी नारी शक्ति है हमारे देश की, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, बहुत क्लियरली बोलूँगा कि प्लीज़ आपको जो वैरायटी खानी है, आप घर पे बनाइए, प्लस प्लीज़ स्ट्रीट फूड एन्जॉय मत करिए। किसी इन्फेक्शन को लगने के बाद डॉक्टर से और दवाइयों से डिस्कशन करना, इस दवाई को ना ले पाना, वो मजबूरियाँ डिस्कस करने से बेटर है कि हमें ना लगे। और आप सब लोग इतने निपुण और इतने समझदार लोग हैं कि आपको सब कुछ बनाना आता है। तो हम क्यों वो एक नॉन हाइजीनिक स्ट्रीट फूड बाहर जाके खाते हैं? थोड़े समय की बात है, घर में बहुत बड़ी खुशी एंटर करने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो भी खाना-पीना है, वो घर का ही करना चाहिए, फ्रेश कुक्ड करना चाहिए, बाहर जाके नहीं खाना चाहिए। ये मेरी स्ट्रिक्ट सजेशन है सभी लेडीज़ के लिए। वेरी ट्रू। यस, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टेक केयर करना यस, ही पड़ता है। यस, बहुत बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स ये वो टाइम पीरियड होता है, जब सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट पे रहते हैं हम सभी डॉक्टर्स, क्योंकि उस समय मैक्सिमम मेडिसिन्स मना है। क्योंकि बच्चे का उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा था, छोटे-छोटे ऑर्गन बन रहे होते हैं। जब बच्चे के सभी अंग एक बार बन जाते हैं, तब डिफेक्ट पैदा होने की संभावना नहीं रहती है। पर जब ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उस समय डिफेक्ट की चांसेस रहती है। हालाँकि मैक्सिमम मेडिसिन सेफ है, डेंजरस नहीं है, पर फिर भी अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस, हम लोग बहुत कम मेडिसिन फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में यूज़ करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। यस, यस। तो ज़्यादातर मुझे ये भी जानना था कि देयर आर सो मैनी प्रेगनेंसी योगा सेंटर्स एंड एवरीथिंग। काफ़ी सारे राइट। हॉस्पिटल्स में भी एक्सरसाइज सेंटर्स इट्स ऑलरेडी रनिंग नाउअडेज़। बट एज़ अ जी। डॉक्टर, एज़ अ फिजिशियन, आप एक्सरसाइज कितनी रिकमेंड करते हो? कितनी इंटेंसिटी पे आप रिकमेंड करोगे? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है रिद्धि जी आपका। पर हाँ, इसका रिप्लाई ये है कि यदि हम सेडेंटरी रहते हैं, हम सिर्फ़ बैठे रहते हैं, तो फिर तो ये प्रेगनेंसी में अच्छी बात नहीं है। हाँ, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ स्ट्रिक्टली नो है उनके लिए।
कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज़, रनिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल इस टाइप के जो भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है वो तो स्ट्रिक्टली मना है। हाँ, माइल्ड टू मॉडरेट एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया और लाइट स्विमिंग हो गया और योगा के जो अलग-अलग आसन है उसमें खास तौर पर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले जो आसन है आजकल तो बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, जो उन आसन्स को लेडीज़ को करवाते हैं, जो प्रेगनेंसी में उनको हेल्प करे और बाद में डिलीवरी में उनको हेल्प करे, उनकी जो पेल्विक मसल्स है उनको स्ट्रेंथन करे। तो उस लिहाज से जो क्योंकि अभी जो टाइम है रिद्धि जी वो एक्सपर्टाइज़ का है। यदि आप डेफ़िनेटली यदि ढूँढेंगे, सर्च करेंगे तो इंडिया वाइड बहुत सारे ट्रेनर आपको ऐसे मिलेंगे, जो आपको ऑनलाइन भी काउंसल कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो अब वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से बात कर रहा है। आप अपने लेवल पे कोई भी अच्छे ट्रेनर को अपने साथ कनेक्ट करिए और उनसे जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज़ हैं, वो अपने को प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रहना चाहिए और जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो ये मान के चलना चाहिए कि अपने को कंटिन्यूएशन में एक पोज़ में रह लेना चाहिए। कंटिन्यूअस बैठे नहीं रहना चाहिए, कंटिन्यूअस लेटे नहीं रहना चाहिए, कंटिन्यूअस खड़े भी नहीं रहना चाहिए। हम ये और इसका इनडायरेक्टली मतलब है, यदि हम घर की लाइट एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं, थोड़ा बहुत झाड़ू-पोछा करते हैं, पोछा तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो जो मिडल क्लास फैमिलीज़ की जो महिलाएँ हैं, वो यदि लाइट एक्टिविटी भी करती रहती है, तो उनका प्रेगनेंसी में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आप कर सकते हो, जब तक कि आपकी गायनिक आपको मना नहीं करे, किसी खास रीज़न की वजह से। करेक्ट, यस। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये भी पूछनी थी कि अगर ओबेस है विमेन, जी। तो क्या नॉर्मल डिलीवरी जनरली इट्स इन द हैंड ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ओनली, बट एज अ फिजिशियन आप क्या प्रेफर करवाते हो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए इवन उनको थिंक भी करना चाहिए या पहले से उन लोगों को डॉक्टर को बता देना चाहिए कि आई वांट टू गो विद सी सेक्शन ओनली? देखिए रिद्धि जी कई बार जैसे पेशेंट का यदि आप एंगल देखेंगे, देखिए मैं तो जनरल फिजिशियन हूँ, तो आप और हम तो न्यूट्रल लोग हैं क्योंकि आप और हम दोनों में से कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। तो हम जो भी बात करेंगे न्यूट्रल बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब बर्थ कैनाल नैरो हो जाती है वेट की वजह से और यदि गायनिक को ये लगता है कि बेबी को किसी भी कंडीशन में तकलीफ आ सकती है, उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड रोटेट हो सकती है या बच्चा बर्थ कैनाल में फँस सकता है, तो ज़रूरी नहीं है, ये अलग बात है हमारे देश में एक परसेप्शन ही बना लिया है सभी पेशेंट्स ने कि भई डॉक्टर्स तो सी सेक्शन ही करना चाहते हैं। जबकि ये भी मैं गायनेकोलॉजिस्ट की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल जेन्युइनली एंड बिल्कुल फेयरली बता रहा हूँ। कई बार सी सेक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें जच्चा-बच्चा दोनों बहुत सुरक्षित रहते हैं। और अब वो ज़माना आ गया है, हर किसी के पास है ना 3-3 4-4 बच्चे नहीं होते। 1-1 2-2 बच्चों वाली फैमिलीज़ आजकल रन कर रहे हैं सब लोग। तो ऐसे में जो भी बच्चा होता है वो प्रेस्टिजियस बेबी होता है। तो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट रिस्क लेना ही नहीं चाहता है। तो यदि उन्हें लगता है कि बच्चा बर्थ कैनाल में स्टक हो रहा है, उसको ब्रीथिंग इश्यू आ रहा है, उसका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है या मदर को तकलीफ हो रही है, तो वो सी सेक्शन प्रेफ़र करते हैं। एंड मैं ऑनेस्टली ये बात कहूँगा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ अपनी इनकम रेज़ करने के लिए सी सेक्शन करते हैं। कई बार वो जो ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, बर्थ कैनाल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, उसकी वजह से सी सेक्शन करते हैं। पर हाँ, यदि फीमेल चाहती है कि भई मैं नहीं चाहती हूँ कि फ्यूचर में मुझे सी सेक्शन की तरफ जाना पड़े, तो ये तो है ना प्रेगनेंसी प्लानिंग का पार्ट है कि आपको नॉर्मल वेट तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही समझ लेना चाहिए कि मुझे उस दिशा में नहीं जाना है। क्योंकि जब आप वेट बढ़ा लेते हैं तो फिर आपके पास एक आर्गुमेंट का पॉइंट खत्म हो जाता है। फिर आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जो आपकी गायनिक कहे। करेक्ट, करेक्ट। और पोस्टपार्टम की जब हम जनरली बात करें तो पोस्टपार्टम जर्नी में जो ओबेस मदर होती है तो क्या उनको हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते यस, हैं यस, ऐसा? यस, यस, यस। ये भी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि प्री एक्लेम्पसिया, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ, पोस्टपार्टम हेमरेज भी होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीड होता है। ये उसके रीज़न सिर्फ़ एक ही है जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल ट्रांसमीटर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स बने हैं, ये सब अपनी लिमिट के हिसाब से बनते हैं। पर जब हम वेट बढ़ा लेते हैं, आज भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं रिद्धि जी जो अभी भी साइंस में मैटर ऑफ रिसर्च है, अनक्लियर है। आप कभी लिटरेचर स्टडी करेंगे तो उनका 100% जो रियल आंसर है वो अभी भी फाइंड आउट किया जा रहा है। पर हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको कहूँगा प्रेगनेंसी में पोस्टपार्टम हेमरेज एक वन ऑफ द वेरी बैड कॉम्प्लिकेशन कैटेगरी में आता है और
ये वन ऑफ द ओबेसिटी का ही कॉम्प्लिकेशन है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन ओबेसिटी के होते हैं, तो लेडीज़ को ओबेसिटी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा आप जैसी एक्सपर्ट और हमारे जैसे एक्सपर्ट जो इंडिया वाइड काम कर रहे हैं और बहुत लोग काम कर रहे हैं। हम क्यों लिमिट करें किसी को कि हम बहुत लिमिटेड लोग, हम बहुत सारे लोग हैं जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं लाइफ़स्टाइल से अच्छी डाइट प्लानिंग से। तो जहाँ जिस पेशेंट को कंफर्टेबल लगे, उसे एक्सपर्ट से राय करके वेट कंट्रोल करना चाहिए। पोस्टपार्टम हेमरेज येस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी। ट्रू। करेक्ट। और जब लैक्टेटिंग मदर की हम बात करें तो आफ्टर हुँ। बच्चे कितने मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं उनके बाद में लैक्टेशन मदर्स वेट लॉस जर्नी उनकी स्टार्ट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अ, अभी की मदर को ये बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि वेट लॉस कैसे करूंगी मैं, मेरा राइट। बॉडी वापस से शेप में आएगा या नहीं। हाँ, उन्हें अपने शेप एंड फिगर का बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो उसके देखिए रिद्धि जी इसमें एक बहुत ही जेन्युइन बात है कि जो कैंडिडेट है हम उन्हें एक ही बात बोलते हैं कि देखिए 11 से 16 किलो आपने गेन किया है, वो भी पूरे 9 महीने में। अब ज़ाहिर-सी बात है रिड्यूस करने में थोड़ा तो समय लगेगा, तो एकदम से कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक लैक्टेटिंग मदर को अपने बच्चे का न्यूट्रिशन कंप्लीटली देना होता है टिल 6 मंथ। यानी टिल 6 मंथ आपको सबको पता है कि ऊपर से कुछ भी अलाउड नहीं है बच्चे के लिए, सिर्फ़ माँ का दूध ही अलाउड है। तो ऐसी कंडीशन में हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का डाइट मॉडिफ़िकेशन एक लैक्टेटिंग मदर में किया जाए। तो हमारा सजेशन तो ये रहता है जब वीनिंग पीरियड स्टार्ट होता है 6 मंथ, तब थोड़ा-थोड़ा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी हम लोग एडवाइस करते ही हैं एज़ अ डॉक्टर। तो आफ्टर 6 मंथ धीरे-धीरे अपने को लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना चाहिए। फिर आफ्टर 9 मंथ थोड़ी लाइट एक्सरसाइज़ एक्टिविटी करनी चाहिए। पर हाँ, एकदम से डिलीवरी के बाद मैं स्ट्रिक्टली नो कहूँगा कि एकदम से हेवी एक्सरसाइज़ नहीं करनी चाहिए। यू शुड वेट एट लीस्ट फॉर द 6 मंथ, एट लीस्ट फॉर द 6। यस। और काफ़ी तो वेट रिद्धि जी ब जैसे ही डिलीवरी होती है, ये जो वेट होता है मतलब आप मान के चलिए 8 से 10 किलो वेट तो आपका नेचुरली डाउन हो जाता है। आप भले कुछ करें या ना करें, डिलीवरी के बाद वेट डाउन होगा ही होगा आपका, होता ही है। करेक्ट, करेक्ट। और ये सबसे मेन चीज आज मैं आपको पूछना चाहूंगी, बिकॉज देर आर सो मेनी सप्लीमेंट्स इन द अ मार्केट रिद्धि जी वेट लॉस ये के। ये आपकी आवाज़ चली गई इस बार मुझे क्वेश्चन सुना नहीं सॉरी आपका मैंने। इट्स फाइन, यस। देर आर सो मेनी सप्लीमेंट्स इन द मार्केट जो वेट लॉस के लिए, हाँ, हाँ। अगर हम लड़कियों की बात करें तो कंपैरेटिवली लड़कों के सामने लड़कियों को हमेशा रहता है कि मैं कुछ ना कुछ गूगल पे से सर्च करके आई वांट टू लूज माय वेट। तो जब प्लानिंग की भी बात आए तो वो डायरेक्टली वहां से सप्लीमेंट लेके, जो वेट लॉस सप्लीमेंट होते हैं, वो स्टार्ट हुँ, हुँ, करके, हुँ। और हमें बहुत सारी चीजें उसमें देखनी रहती है। वही सेम चीज अगर मैं पोस्टपार्टम की बात करूं, जब बच्चे विनिंग स्टार्ट कर देते हैं और जो वर्किंग मदर होती है, तो वो सोचने लगती है फोर्थ मंथ से ही कि मैम मुझे ब्रेस्ट फीड छुड़वाना है, बिकॉज क्योंकि मुझे मेरी जॉब वापस से स्टार्ट करनी है। तो वो फॉर्मूला राइट। मिल्क कर देते हैं। तो तुरंत ही अगर वो वापस से वेट लॉस जर्नी का सोचते हैं तो शॉर्टकट सोचते हैं हमेशा। तो हाँ। वो शॉर्टकट में वो हमेशा सप्लीमेंट्स ही आ जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या टिप दोगे? देखिए रिद्धि जी एज़ ए लाइफ़स्टाइल एक्सपर्ट मेरा एक स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट है कि हमारी नज़र में हर वो फ़ॉर्मूला हम गलत मानते हैं जो आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। यदि सपोज़ 10 अलग-अलग तरह के एक्सपर्ट ने 10 अलग-अलग तरह का फ़ॉर्मूला अपने क्लाइंट को बताया। अब क्लाइंट बेचारा कन्फ्यूज़ है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मैं सप्लीमेंट लूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोटीन शेक लूँ, मैं काढ़ा पीऊँ, मैं क्या करूँ? तो इस फ़ॉर्मूले को एक इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी जेन्युइनिटी जज करने का एक सिंपल फ़ॉर्मूला है। जो कोई भी फ़ॉर्मूला आपको दिया जाए, आप अपने आप को ये कहिए कि मुझे ज़िंदगी भर करना है। यदि सच होगा तो ज़िंदगी भर जाएगा, गलत होगा तो 3 महीने में अपने आप पैकअप हो जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रोटीन शेक बेस्ड, मेडिसिन बेस्ड फ़ॉर्मूले लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और एज़ ए करेक्ट। लाइफ़स्टाइल एक्सपर्ट और आप भी डाइट से कनेक्ट आप न्यूट्रिशन से कनेक्टेड हैं, तो आप खुद ये बात अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते ही होंगे। यदि आपकी लाइफ़स्टाइल सही है और डाइट प्रॉपर है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ सप्लीमेंट, देयर इज़ नो नीड ऑफ मेडिसिन, देयर इज़ नो नीड ऑफ मशीन।
तो मैं किसी भी सप्लीमेंट या प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन पे यस नहीं करूँगा। सिर्फ़ अपनी लाइफ़स्टाइल को अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करिए और उसको फ़ॉलो करिए। आपका 100% वेट जो आप चाहते हैं, वो आपका जाएगा ही जाएगा। हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि लाइफ़स्टाइल में रिज़ल्ट थोड़े स्लो आते हैं, पर वो लॉन्ग स्टैंडिंग रिज़ल्ट होते हैं। वो हमेशा आगे तक बने रहेंगे, ऐसा। एक चीज जैसे आपने सप्लीमेंट्स के लिए हमारे साथ शेयर की, इट्स अ वेरी गुड आंसर, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन मोर थिंग। जो शॉर्टकट्स में हमेशा जो हमारे पास वेट लॉस जर्नी के लिए आते हैं या हेल्दी जी, लाइफस्टाइल के लिए जो आते हैं, एंड इफ समबडी वांट्स फास्ट वेट लॉस, जैसे जी। मैं मैं लैक्टेशन मैं मैं मदर की सम ही। जी, मैं समझ गया आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियरली। यस, तो वो जो सप्लीमेंट्स रहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स, बट जो कैप्सूल्स फॉर्म में रहती है या पाउडर फॉर्म में जो एकदम फास्ट रिजल्ट देती है वेट लॉस जर्नी में, तो जी, आई जस्ट जी, वांट जी। टू आस्क यू दैट कि उनकी आगे जाके इन फ्यूचर हमारे लिवर पे और किडनी पे क्या इफेक्ट होती है? रिद्धि जी, जो क्वेश्चन है बहुत टेक्निकल और ट्रिकी है और इसका प्रॉपर रिप्लाई आप सभी को जानना चाहिए, आपके माध्यम से जो आपके व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, एक कहावत है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हमें सडन वेट लॉस से पहले एक फीमेल और मेल की बॉडी के डिफरेंस को भी समझ लेना चाहिए। मेल्स में रिलेटिवली मसल मास ज़्यादा बनाया है नेचर ने और फीमेल में रिलेटिवली फैट मास ज़्यादा बनाया है नेचर ने। तो अब ऐसे में जब हम तेज़ी से वेट कम करते हैं, तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो ये समझ लीजिए कि वो उनमें मसल कम होने की वजह से उनकी जो टोनिंग है, वो उतनी नहीं गेन हो पाती जब वो वेट रिडक्शन की स्पीड ज़्यादा रखते हैं। यदि आप स्टैंडर्ड वे में पूछेंगे तो बात प्रेगनेंसी या नॉन प्रेग्नेंट की है ही नहीं। हम एज़ ए वेट लॉस एक्सपर्ट कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि महीने में 3 टू 4 केजी से ज़्यादा वेट रिडक्शन करना चाहिए और यदि किसी ने किया है, तो यकीन मानिए मैं अपने 25 इयर्स के अनुभव से आपके सामने रख रहा हूँ, लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपकी तबीयत पूछेंगे फिर। लोग आपसे ये पूछेंगे कि आपको क्या हो गया? वो कब जब कभी भी आप 1-1 महीने में 6-6 किलो, 7-7 किलो वेट लॉस करेंगे, तो लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आपको पूछना पड़ेगा उनसे कि मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे मैं अब कैसा लग रहा हूँ? अपने आप ऑटोमैटिक कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेंगे। यदि आप ऑटोमैटिक कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं और चाहते हैं लोग आगे से आपकी तारीफ करें, तो उसके लिए जो वेट रिडक्शन की स्पीड है दैट इज़ जेन्युइन एंड इट इज़ मेडिकली एक्सप्लेन्ड इन द लिटरेचर। 3 टू 4 केजी पर मंथ से ज़्यादा वेट रिडक्शन नहीं करना चाहिए, व्हाटएवर द फॉर्मूला इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। व्हाटएवर द फॉर्मूला इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। यस, सो यस, ये खास करके मैसेज में जो प्लानिंग करके है कर रहे हैं उनको मैं पास करना चाहूंगी, और स्पेशली फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। अगर जी, आप जॉब वर्क के वापस से यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर रूटीन, अगर बेबी को आप फॉर्मूला मिल्क पे छोड़ रहे हो, वो भी आपको पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करके, दैट इज फेयर इनफ, बट मेक श्योर आपको लाइफस्टाइल प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपको वेट लॉस करना है, ना ही वो एक माइंड में फोकस रखना है कि मुझे मेरा पहले का वेट वापस चाहिए। तो उसके पीछे आपको शॉर्टकट के लिए यू डोंट हैव टू रन, आपको जी, एक पेशेंस रखनी है। मीट योर लाइफस्टाइल काउंसलर, आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकती है, बट एनी विदाउट एनी प्रिस्क्राइब्ड सप्लीमेंट और व्हाटएवर, कुछ भी स्टार्ट मत कीजिए, राइट सर? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यस, तो थैंक यू सो मच, दिस इज अ वंडरफुल सेशन। आज इतना अपना टाइम निकाला न्यूट्रीबर्ड फूड्स के लिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच रिद्धि जी मुझे इनवाइट करने के लिए और इस सब्जेक्ट इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट और आपके व्यूअर्स और आपकी ऑडियंस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ब्लेस मी फॉर द 7th अप्रैल। इट्स अ बिग डे फॉर मी पर्सनली। इंडिया के लिए हमने किताब लिखी है, किसी एक पर्टिकुलर सिटी के लिए नहीं। तो आप सभी का प्यार और आशीर्वाद चाहूँगा और वेट लॉस पे एक छोटा-सा शेयर आपके व्यूअर्स के लिए मैं शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस और है। कि यदि मेल को यदि अपना अट्रैक्टिव शेप बनाना होता है तो उसे वी शेप बोलते हैं और वी शेप के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो जिम के जाए बिना या वेट ट्रेनिंग के बिना नहीं हो सकता है। पर ऊपर वाले ने लेडीज को एक वरदान से नवाजा हुआ है। आप सिर्फ नॉर्मल वेट लेके आइए। आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेट लेके आइए।
आपका फिगर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि आपका जो शेप होता है दैट इज़ आवर ग्लास शेप, और आवर ग्लास जो शेप होता है वो अपने आप आ जाता है। बस आप बिलो 60 लाइफ़स्टाइल से प्रॉपर्ली एक्सपर्ट के थ्रू आइए। तो जो शेयर अर्ज किया है आपके व्यूअर्स के लिए वो ये है कि जब बॉडी वेट हो करेक्ट, तो फिगर अपने आप बन जाते हैं। जब बॉडी वेट हो करेक्ट, तो फिगर अपने आप बन जाते हैं। जब फिगर हो करेक्ट, तो लुक्स अपने आप इम्प्रूव हो जाते हैं। फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट और नॉर्मल वेट पर, क्योंकि ब्रांड्स की वैल्यू रिद्धि जी उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आप अपने आप में ब्रांड बन जाते हैं। Correct. Yes, तो बस definitely. थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल एंड नाइस टॉकिंग टू यू रिद्धि जी। एंड फिर कभी किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपसे बात करेंगे किसी अलग टॉपिक पे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी एंड स्पीक अपॉन हेल्थी लाइफस्टाइल। Thank you so much for joining with us. And yes, stay tuned and stay connected with NutriBit Foods, क्योंकि हम आपके लिए और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ पॉडकास्ट लेकर आने वाले हैं. Thank you so much and have a great day. Thank you. थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।